बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एचआरएम का स्कोप, कि एचआरएम का जो स्कोप है वो क्या है, यानी कि एचआरएम का जो दायरा कार है वो कितना बड़ा है, मतलब किन किन फील्ड्स पर एचआरएम जो है ना कवर अप कर सकता है। एचआरएम क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है एचआरएम? तो सबसे पहले हम एचआरएम को पार्टीशन में डिवाइड करके देखते हैं कि एचआरएम से क्या बनता है। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें तीन चीज़ें आ गई, एक ह्यूमन आ गया, रिसोर्सिस की बात हो रही है, और फिर उसको मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो इसको अलग अलग अगर हम देखें तो ये क्या बनता है? ह्यूमन किस चीज़ को रेफर करता है? कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का स्किल्ड स्टाफ जो है ना वो ह्यूमन को रिप्रेजेंट करेगा। आपका जो भी स्टाफ है, जो स्किल्ड या टेक्निकल स्टाफ है आपका, उसको ह्यूमन कहेंगे। और रिसोर्सेज क्या कहेंगे? हर वो चीज़ जिसको आप इस्तेमाल करके कुछ अर्न करते हैं, लाइक प्रॉफिट अर्न करते हैं या कोई बेनिफिट हासिल करते हैं, वो तमाम आपके क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। और फिर मैनेजमेंट लास्ट रह जाता है। मैनेजमेंट अगर आप अलहदा से मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। किसका? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कंट्रोलिंग का, लीडिंग का। किसको? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये प्लान किया जाता है। तो मैनेजमेंट रेफर क्या कर रही है? रेफर how to optimize and make best use of such resources so as to meet the organization goals and objectives। ठीक हो गया। इनको अचीव करने के लिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकती है, ये एचआरएम हमें बताता है। एचआरएम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है इस काम में कि किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है, जो स्किल्ड वर्कर है, उनको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो एचआरएम के स्कोप को समझने के लिए आपको सबसे पहले एचआरएम को आने वाले चैलेंजेस को समझना चाहिए कि सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है कि जो उनके स्टाफ को जो है ना काम करने से रोक सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उसको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो उसको समझने के लिए जो जो मुश्किलात एचआरएम से रिलेटेड है हम उसका यहाँ पे जिक्र करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाए, जैसे कि आपने पीछे देख लिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मीन्ड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्किल्ड वर्कफोर्स and also to make efficient use of existing human resource in the organization। वर्कफोर्स कहते हैं कि जो आपकी काम करने वाली जो फोर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग करने वाले लोग हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? वर्कफोर्स कहलाती है। तो एचआरएम क्या करता है? इन तमाम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की। Today, many experts claims that machines and technology are replaced human resource and minimizing their role or efforts। अब आप कहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है उसने इंसान को रिप्लेस कर दिया है मशीन से। तो ठीक है जी, इंसानों को ख़त्म करें और मशीनों को ऑर्गेनाइजेशन में रखें तो अपनी जो है ना मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की करें। तो क्या उन मशीनों को चलाने के लिए आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं होगी? फिर भी होगी। उनको मॉनिटर करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी? फिर भी होगी। तो इन लोगों को मैनेज करने के लिए जो है ना एचआरएम तो फिर भी चाहिए आपको। However, machines and technology are built by the human only and they need to be operate or to at least monitored by humans, and this is the reason why company are always in hunt for talented, skilled and qualified professionals for continuous development of the organization। तो जब भी आपका वास्ता स्किल्ड लेबर से पड़ेगा, अच्छी अपॉइंटमेंट से पड़ेगा, अच्छे लोगों को आपको रिक्वायर करना होगा, तो आपका एचआरएम से वास्ता पड़ेगा।
HRM आपके लिए वहाँ पर काम आएगी। HRM आपको या ऑर्गेनाइजेशन को यही सिखाती है कि किस तरह से आपने अच्छे से अच्छे लोगों को हायर करना है। जिस तरह ये हमारा टेस्ट लिया जा रहा है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, जिसमें हमें एक प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, ये हमारा सिलेक्टिंग प्रोसेस है। HRM में भी जो है ना ये प्रोसेस आगे जाके डिस्कस होगा कि सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, क्या क्या फेजेस हो सकते हैं सिलेक्शन के। हमें स्क्रीनिंग की जा रही है, हमारे टेस्टिंग किया जा रहा है, नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है, स्किल्स चेक किए जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक किस्म का HRM का एक पार्ट है। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो डेफिनेशन इसकी क्या बनी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये जो एक एक पार्ट है ये एक एक डेप्थ में पूरा पूरा चैप्टर है इसका। मतलब प्लानिंग की अपनी टेक्निक्स होंगी, ऑर्गेनाइजिंग की अपनी टेक्निक्स होंगी, उसके बाद डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशंस, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ human resources to the end that individual, organizational and social objectives are achieved। ये सारे काम किए जाएंगे किस लिए कि किस जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम किए जा रहे हैं उसका गोल कैसे अचीव किया जाएगा। मेन फोकस क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, उसके गोल्स पर होगा कि हम किस तरह से अपनी वर्कफोर्स को बेहतर तरीके से यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इन हर टॉपिक का अलग अलग से एक चैप्टर बनेगा जिसके अंदर इसकी अपनी टेक्निक्स होंगी। तो आज सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द HRM, व्हाई HRM इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ HRM इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ गया। सबसे पहले अंडरस्टैंड द कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर इन्वायरमेंट को जब आप समझ जाएंगे तो आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा कि HRM क्या क्या कर सकती है। और कल्चरल इन्वायरमेंट एक चैलेंज है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंज है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है, क्योंकि आज इतनी एडवांसमेंट हो गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई है, तो उसमें ये कल्चर इन्वायरमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये होता क्या है इसको देखते हैं आगे। एज पार्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स फेस द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो पहला जो आ गया कल्चर का, ग्लोबलाइजेशन आ गया कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई। मतलब आपस में इतनी इंटरलिंक्ड हो चुकी है कि कोई भी कम्युनिकेशन करना, कोई भी ट्रांसपोर्ट करना पहले जैसा मुश्किल नहीं रह गया। तो इस वजह से जो है ना ये हमें कल्चर चैलेंज फेस करना पड़ता है। अगर हमारी एक कंपनी है जो मल्टीनेशनल काम कर रही है, मतलब एक कंट्री में भी काम कर रही है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में उसके बिजनेस काम कर रहे हैं, तो अब वहाँ के लोगों का कल्चर और जहाँ पे आपका मेन ऑफिस है उसका कल्चर बहुत डिफरेंट होगा। तो कल्चर इफेक्ट में ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्लोबलाइजेशन की होने की वजह से जो है ना कल्चर जो है ना ये चैलेंज फेस करना पड़ता है हर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। आगे देखें, ऑर्गेनाइजेशन आर नो लॉन्गर कंस्ट्रेंड बाय द नेशनल बॉर्डर इन द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई भी कंट्री का बॉर्डर उसके लिए कोई कंस्ट्रेंट रह ही नहीं गया। कंस्ट्रेंट कहते हैं रुकावट, मुश्किल, परेशानी। ये परेशानी रह ही नहीं गई कि अगर हम किसी दूसरे बॉर्डर अपने बॉर्डर से बाहर जाकर दूसरी कंट्री में चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो कैसे बेचें। अब वो मुश्किलात रह ही नहीं गई। जैसे कि BMW है, मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड्स की जो ब्रांच है वो मल्टीनेशनल ये कंपनी है और एक कंट्री में नहीं, ये कई कंट्रीज में काम कर रहा है। तो इसको जो है ना HRM की ज़रूरत पड़ती है कि जिस कंट्री में अगर ये अपनी ब्रांच खोलना चाह रहा है, ये वहाँ के कल्चर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा, उसकी स्टडी करेगा कि वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी ज़ुबान कैसी है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। फिर वहाँ पे जाके जो अपनी वो कंपनी को लॉन्च करेगा, या अगर कंपनी लॉन्च कर ली है तो वहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए HRM की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो HRM का स्कोप वाइड स्कोप हुआ। To be effective in this boundless world, organizational members and HRM professionals needs to adapt to cultural systems and techniques different from their own.
जिस जिस तरह का अब ये कल्चर चेंज होता जा रहा है, तो HRM प्रोफेशनल्स को भी टेक्निक्स उसी तरह चेंज करनी पड़ रही हैं। जिस तरह का कल्चर होगा, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को भी वैसे ही डेवलप किया जाएगा, वैसे ही डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि बिजनेस का गोल क्या हो, अचीव किया जा सके। अभी इंट्रोडक्शन में आप इस लिखेंगे इसको आगे, ताकि आप समझा सकें कि ये जो चैलेंज है, कल्चरल चैलेंज, ये होता क्या है। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, driven by the international trade and investments, accelerated by the information technology। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये क्यों हो रही है? दो रीजन उसने बता दी। उसने कहा जी ट्रेड की वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ आपस में इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। एक्सरलेटेड, एक्सरलेटेड का मतलब उन्हें पुश किया जा रहा है, वो हेल्प ले रहे हैं। वो किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं बहुत ही जल्दी, बड़ी इजी वे से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। जहां पर आपस में इंटीग्रेशन हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या हो गई है, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी, कल्चरल चैलेंज जो है ना, वो मल्टीनेशनल कंपनी को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। जी ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी अब एक कंपनी बन के रह गई है। वो है तो मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन जब उसके अकाउंट्स बनते हैं, उसका सारा ट्रीटमेंट किया जाता है, पॉलिसीज वगैरह ये वो, तो वो एक कंपनी के तौर पे काम कर रही होती है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? विच मेंटेन सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस इन 2 or more countries simultaneously but are based in one home country, initiated the rapid growth in the international trade। उसका जो बेस होगी, उसका जो डिपार्टमेंट होगा, या जिसका मेन ऑफिस कह लें, वो एक कंट्री में होगा जहां पर से वो बनी है। उसके अलावा फिर दूसरी कंट्रीज में सिमल्टेनियसली वो क्या होंगे, अपना वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी को क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। नाम से पता लग रहा है, जिसकी कंपनी एक से ज्यादा नेशनल के अंदर वर्क कर रही हो, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। ऑल कंट्रीज हैव डिफरेंट वैल्यूज। अब ये जो है ना चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर कंट्री की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। वहाँ के लोगों का रहन सहन जो होगा वो डिफरेंट होगा, उनके मोराल्स मुख्तलिफ होंगे, कस्टम्स, उनकी रिवायात मुख्तलिफ होंगी, उनका पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, एंड इकोनॉमिक सिस्टम। हम इन सारों को चेंज नहीं कर सकते। या हम कहें जी हमारी जो पॉलिसी है, वो हम पॉलिसी जहाँ भी जाएंगे हमारी कंपनी इसी पॉलिसी को फॉलो करेगी, इसी तरीके से हमने इंग्लिश बोलनी होगी, इस यही हमारा सूट ड्रेस होगा और यही हमारे वर्किंग टाइम होगा, ये नहीं हो सकता। अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनी लेकर चलनी है तो फिर आप ये नहीं कर सकते, आप उनके कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उनके कल्चर को अपनी कंपनी के मुताबिक जो है ना, उससे बेनिफिट ज़रूर हासिल कर सकते हैं। मतलब आप ये देखेंगे कि जो सेम कल्चर के लोग हैं, आप उनका ग्रुप्स डिवाइड कर देंगे ताकि वो अपना काम बड़े आसानी तरीके से कर सकें, या उन्हें काम करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिस कंट्री में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको एज अ HRM उससे इन वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। एंड लीगल सिस्टम्स, ऑब्वियसली लीगल सिस्टम भी हर कंट्री का अपना डिफरेंट होगा। द HR मैनेजर मस्ट नो अबाउट द एम्प्लॉयज कंट्रीज स्टेटस एंड वैल्यूज। ठीक है, अब फॉर इसके एग्जांपल अगर आपको मैं आगे समझाऊं, तो एग्जांपल में क्या है, लाइक स्टेटस इज परसीव्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज। अब एक स्टेटस ही मिसाल ले लेते हैं कि स्टेटस क्या है, तो हर कंट्री के लिए क्या है, स्टेटस मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग स्टेटस को किसी और अंदाज से देखते हैं और कुछ लोग स्टेटस की कोई और डेफिनेशन लेते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रांस के अंदर जो है, स्टेटस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स important to the organization such as seniority and education। फ्रांस में जो स्टेटस देखा जाता है वो किसी बंदे की एजुकेशन और उसकी सीनियरिटी से देखा जाता है। जिसकी एजुकेशन ज़्यादा उसका स्टेटस ज़्यादा, जो सीनियर ज़्यादा, और इन दोनों का कम्बिनेशन जिसमें होगा उसका स्टेटस उससे भी ज़्यादा। दिस एम्फोसाइज इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो इसको कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो किसी फैक्टर की बिना पर दिया जाता है। एक और स्टेटस
की डेफिनेशन क्या है या स्टेटस का अंदाज क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेटस किसको कहते हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेटस का क्या मायने लिया जाता है। स्टेटस इज अ मोर अ फंक्शन ऑफ व्हाट इंडिविजुअल्स हैव पर्सनली अकॉम्प्लिश्ड। इंडिविजुअल ने जाती तौर पे क्या हासिल किया, मतलब क्या किया इसने, इसकी अचीवमेंट्स क्या है, उसको कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। तो अब पता चल गया स्टेटस एक है, लेकिन इसको देखने का अंदाज मुख्तलिफ है, इसके इस्तेमाल मुख्तलिफ कंट्री में मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन में कल्चर चैलेंज, कि कल्चर के चेंज होने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सम लाइक एवरी कंट्री हैव इट्स ओन लॉज, जब कंट्री या हर कंट्री के अपने कानून है, सो ऑर्गेनाइजेशन that view the global environment from a single perspective may be too narrow and potentially problematic। वही बात आ गई, अगर आप हर कंट्री को अपनी पॉलिसी के मुताबिक देखेंगे तो फिर कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। या किसी दूसरी कंट्री को किसी एक पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं कि आपने सिर्फ एक चीज को जज कर लिया और अपनी पॉलिसी उसके मुताबिक बना दी, फिर भी कंपनी प्रॉब्लम में रहेगी। ऐसा नहीं है, आपने हर पर्सपेक्टिव को देखना है। कल्चर के अंदर जो चीज आती है उन सारे पर्सपेक्टिव को देखने के बाद जो है ना कंपनी के गोल्स या उसका वर्किंग टाइम या उसका वर्किंग क्राइटेरिया वो या उसके सैलरीज वगैरह ये सारे बेनिफिट्स फिर डिसाइड किए जाएंगे उसके कल्चर को जहन में रख के। ओवरकम कैसे किया जा सकता है, अब जो आपको पता चल गया कि कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता क्या है, कल्चरल चैलेंज होता क्या है, अब उसको ओवरकम करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स या कुछ उन्होंने अपनी राय दी हुई है। वो क्या है, रिसर्च फाइंडिंग अलाउ अस टू ग्रुप कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द, क्या करना है आपने, ग्रुप बना लेना है अपने कंट्रीज का, या जो आपकी टारगेटेड कंट्रीज हैं, जिन जिन कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करना चाह रही है उनके ग्रुप्स आप अलहदा बना लें। किस बेस पे, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसके सेट्स बना लें कि ये इस कंट्री जो जो कंट्री में एक एक चीज़ें सेम आती जा रही है उनके सेट्स आप बनाते जाएं। टू सच कल्चर वेरिएबल्स एज स्टेटस डिफरेंशिएशन, सोशल अनसर्टेनिटी एंड असर्टिवनेस। मतलब ये जो आपने अभी पीछे फैक्टर पढ़े हैं इनकी बिना पर आप अपनी कंट्रीज का, टारगेटेड कंट्रीज का क्या कर लें, एक सेट्स बना लें, फिर हर सेट के लिए अलग अलग पॉलिसी आप डिजाइन करें। These variables indicates country's means of dealing with its people and how people see themselves। इनसे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कंट्री अपने लोगों के साथ कैसे ट्रीट करती है, कैसे बिहेव करती है, क्या लाइकिंग है क्या डिसलाइकिंग है उनकी, तो फिर आप पॉलिसी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जाहिर बात है जब तक आपको किसी के बारे में पता ही नहीं होगा उसके बारे में आप कैसे बेहतरी कर सकते हैं या उसको कैसे जज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी सच एज यूएस, अब यूएस जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग अपनी हद तक महदूद रहते हैं, अपनी फैमिली तक महदूद रहते हैं, या जिनसे उनका सरोकार है सिर्फ उन तक महदूद रहते हैं। वो पीपल आर प्राइमरली कंसर्न विद देयर ओन फैमिली। तो इस तरह की सोसाइटी को क्या कहा जाता है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में नहीं और भी कंट्रीज हो सकती हैं। तो फिर इन कंट्रीज को आप एक सेट बना लेंगे, जब सेट बना लेंगे तो फिर जब एक पॉलिसी बनाएंगे तो इन सारी कंट्रीज पे वो पॉलिसी अप्लाई की जा सकेगी। इन अ कलेक्टिव सोसाइटी पीपल केयर फॉर ऑल इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ देयर ग्रुप्स। जबकि कलेक्टिव सोसाइटी वो है कि जिसमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी लोग क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। Thus, a strongly individualistic employee may not work well if sent to a collective society। अब जब इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, उनका रहन सहन का अंदाज ही मुख्तलिफ है, तो फिर ये दोनों ग्रुप्स के लोग एक दूसरे के ग्रुप में जाके सही वर्किंग नहीं करेंगे, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ही अरेज रहेगा। ना आप अच्छी प्रोडक्शन ले सकेंगे, ना आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकेंगे, ना कोई पॉलिसी आप बना सकेंगे कि पॉलिसी दोनों पे अप्लाई हो सके। तो ये बेनिफिट होता है जब आप ग्रुपिंग कर लेते हैं कंट्रीज की। अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी आर की कंपोनेंट फॉर एम्प्लॉयज गोइंग अब्रोड। अब ये एक और फैक्टर्स आ गए जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, किसी चीज़ को समझ लेने का उनका जो उनकी जो काबिलियत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब
फ्लेक्सिबल रहना कि थोड़ी सी चेंजिंग को बर्दाश्त कर लेना, सख्ती को बर्दाश्त कर लेना। टू मेक दिस अ रियलिटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मस्ट हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ द एरियाज अराउंड द ग्लोब टू विच दे सेंड एम्प्लॉयज। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो एचआर मैनेजर होगा उसको जब तक कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होगा, कल्चर इफेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो वो कैसे जो है ना एम्प्लॉयज को बेहतर तरीके से यूज कर सकेगा। तो ये कल्चर इफेक्ट पहला आ गया, ये स्कोप का पहला टॉपिक आ गया। कंक्लूजन में हम इसके क्या लिख सकते हैं, HRM मस्ट आल्सो डेवलप मैकेनिज्म्स दैट विल हेल्प मल्टीकल्चरल इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। ये ऐसा मैकेनिज्म बना सकता है जिससे आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीकल्चरल जो पीपल्स हैं उनको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर दें, उनको जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसकी बिना पर उन्हें वर्क क्राइटेरिया में डिवाइड कर दें। HRM मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू acclimate different groups to each other, finding ways to build teams and thus reduce conflict। वही कि सेम नेचर के लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए, एक टीम बना दी जाए, उस टीम को टारगेट दे दिया जाए। परचेज डिपार्टमेंट में अगर आपने जो लोग रखने हैं वो सेम नेचर के रखने हैं, आपने सेम वैल्यूज़ के रखने हैं, सेम स्टेटस के रखने हैं, तो आप जाके बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, द चेंजिंग वर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। टेक्नोलॉजी से कौन नहीं वाकिफ। आज से अगर हम 25 साल या 30 साल पहले चले जाएं तो जो आज हम चीज़ें देख रहे हैं ऐसा नहीं है। ये जो हमारा लेक्चर हो रहा है, ये जो हम आईटी को यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है ना, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट नहीं की है। फ्रीडमैन ये एक राइटर था, कंटेंट्स दैट देयर आर 3 एराज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो कहता है जी ग्लोबलाइजेशन के 3 एराज हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट ड्रिवन बाय ट्रांसपोर्टेशन, पहला एरा जो था वो ट्रांसपोर्टेशन था। ग्लोबलाइजेशन करने में पहला किरदार ट्रांसपोर्टेशन का था कि जितनी ट्रांसपोर्टेशन सस्ती और फास्ट होती जाएगी उतनी ग्लोबलाइजेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा वो कहता था जी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ने भी क्या कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज कर दिया। और थर्ड जो कसर बची थी वो टेक्नोलॉजी ने पूरी कर दी। ग्लोबलाइजेशन 1 इसको कहते हैं 1.0। पहली ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो कि प्योर ट्रांसपोर्ट बेसिस पे हुई थी, जो कब से स्टार्ट हुई, कोलंबस ने स्टार्ट की अपना 1942 में उसने जो है ना ये कुछ दरियाफ्त की। उसके बाद क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई और 1800 तक फिर ये चलती रही। और इससे क्या हुआ, जो वर्ड था वो लार्ज से मीडियम की सूरत इख्तियार कर गया। ग्लोबलाइजेशन 2 किसे कहेंगे, बिगिंस इन 1800 एंड एंडेड इन 2000। इस इरा के दरमियान जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन 2 हुई। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो वजूद में आई। मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस लॉन्च किया, तो इससे ग्लोबलाइजेशन और बढ़ गई। वहाँ की जो है ना वो उन्होंने लेबर सप्लाई सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दी, जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई। emerged seeking labor and markets for goods of the industrial revolutions. The world became medium to small and globalization 3.0 जो थर्ड फेज आया वो टेक्नोलॉजी ने कंप्लीट उसको कर दिया। अब ग्लोबलाइजेशन, अब दुनिया क्या है, एक ग्लोब की शक्ल इख्तियार कर गई है, एक विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है, जहाँ पर एक छोटी सी बात भी अगर आपने फैलानी हो तो वो आग की तरह फैल जाती है, रातों रात एक बात फैल जाती है। As countries and individuals were able to compete on an almost level playing field, aided by chips का मतलब कि इतना कंपटीशन हो गया है कि सस्ती से सस्ती चीज़ जो है ना वो आ गई है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन बाय फाइबर ऑप्टिक एंड इंटरनेट। जो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो बड़े सस्ते और बड़े फास्ट हो गए हैं, जैसे इंटरनेट है। Fast, inexpensive transportation of people and goods aided this transition of power, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को इसने बढ़ावा दिया। किसने, इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन जो थे, मीन्स ऑफ इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आ गए,
गुड्स और पीपल को ट्रांसफ़र करने के जो सस्ते ज़राए आ गए, इसने क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ावा दे दिया। दैट फर्दर श्रंक द वर्ल्ड फ्रॉम अ साइज स्मॉल टू टिनी। लोग एक जगह से दूसरी जगह, पहले पहले सफ़र हुआ करते थे घोड़ों पे, ठीक है, ऊंट पे सफ़र हुआ करते थे, तो वो कई कई दिन लग जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन अब क्या है, अब कई कई दिन तो दूर की बात, घंटों में अब सफ़र हो जाता है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में लोग ईजिली पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, दुनिया एक ग्लोब की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब आ रहा है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है? चले जी। इन द पास्ट ऑर्गेनाइजेशन टुक अ मेल्टिंग पॉट अप्रोच टू डाइवर्सिटी, assuming that people would somehow automatically assimilate into the existing culture। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी कह लें जो उनके अंदर काम करने की जो उनको मुखालिफ फोर्स होती है। आपकी जो वर्क फोर्स है, काम करने के जो आपके लोग हैं, उनको जो जो फोर्स काम करने से रोकेगी, वो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होगी। वो उनके अपने थिंकिंग हो सकती है, वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, उनके स्टेटस हो सकते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। ये जो उसके पर्सनल ट्रेट्स हैं, ये क्या है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी हैं, जो आपकी वर्क फोर्स के माइंड को चेंज कर रहे होते हैं। पहले ये अप्रोच होती थी कि ठीक है यार, बंदे हायर कर लो, उन्हें एक काम में लगा दो, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उनका जो है ना माइंड सेट हो जाएगा, जो हमारा कल्चर होगा उसमें वो एडजस्ट हो जाएंगे और अपना काम करने लग जाएंगे। इसको कहते थे मेल्टिंग पॉट अप्रोच, कि जी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो मेल्ट होते जाएंगे और हमारे जो पॉट है उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, अप्रोचेस चेंज होती गई। बट टूडेज मैनेजर हैव फाउंड दैट एम्प्लॉयज डू नॉट सेट असाइड देयर कल्चरल वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस व्हेन कम टू वर्क। जो मॉडर्न अप्रोच है, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लोग अपने जो है ना वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते हैं या उनको उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने अंदर वो ये चीज़ें रखते हैं। जब उनको डिसलाइक, जब उनको क्या कहते हैं, कहीं पर बेनिफिट मिल रहा होता है तो फ़ौरन वो ऑर्गेनाइजेशन को स्किप करके वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो ये मॉडर्न अप्रोच कह रही थी कि लोग नहीं भूलते अपने कल्चरल वैल्यूज़ को, अपने लाइफस्टाइल को। जैसे ही उनसे उनके लाइफस्टाइल की कल्चरल वैल्यू से मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, वहाँ पे मूव कर जाते हैं। द चैलेंज देयरफॉर is to make organization more accommodating to diverse group of people by addressing different lifestyles, family needs and work styles। तो ये एक चैलेंज बन गया किसके लिए? एचआरएम के लिए। एचआरएम ने क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे अकोमोडेट करना है कि वहाँ पर काम करने वाले लोग जो है वो ईजी फील करें, उनके जो लाइफस्टाइल हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन सोचे समझे और फुलफिल करे। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी किसी तरह से आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो क्या करे, वहाँ अपने काम करने वाले लोगों को एनालिसिस करे, जिस तरह के लोग हैं उनका सेट अलहदा बनाए, उनकी ग्रुपिंग करे, फिर उन ग्रुपिंग के लोगों को क्या करे, यूटिलाइज करे, देखें कि किस में क्या क्वालिटी है, किसको हम कहाँ पर लगाएं तो वो क्या बेस्ट अपना दे सकता है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को एनालिसिस करके आप उससे बेहतर तरीके से, बजाय इसके कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करें, आप उसको जो उसके अंदर खूबी है आप उसको वो इस्तेमाल करें। The melting pot assumption is being replaced by recognition, celebration of differences। ठीक है, उन्होंने कहा जी बजाय इसके हम उनको कुर्ता छोड़ दें एम्प्लॉयज़ को कि खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्यों ना हम इसको इस्तेमाल ही वैसे करें कि वो अच्छे तरीके से खुशी खुशी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करें और हमारा भी काम चल जाए। डेफिनेशन ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, इसकी डेफिनेशन क्या बनी? the varied personal characteristics that make the workforce heterogeneous। heterogeneous का मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप, डिफरेंट सेट्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स की जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पर्सनल उसकी ट्रेड्स हैं, उसकी बिना पर हमारी जो वर्कफोर्स है वो डिवाइड होगी हेट्रोजीनियस ग्रुप्स के अंदर।
trying to predict the exact composition of our workforce. Diversity is no exception, even though we know it will be a heterogeneous mix of males and females, whites and the people of color, homosexual and straights, many ethics and religious groups, the disabled and the elderly. अब ये वो पर्सनल ट्रेट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बिना पर आपकी जो वर्क फोर्स है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब मेल्स का ग्रुप अलग है, फीमेल्स का ग्रुप अलग है। अगर आप मेल के अंदर फीमेल को वर्किंग इन्वायरमेंट देंगे तो किसी कंट्री में तो चल जाएगा, हमारी जैसी कंट्री में तो नहीं चलेगा। वहाँ पर फीमेल्स अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगी, अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो आउटपुट जो है वो नहीं दे पाएंगी। इसी तरह अगर हम कहें जी कि जहाँ पर यंग्स काम करने वाले हैं वहाँ पर एल्डर को हम इन्वॉल्व कर दें तो वहाँ पर भी वो कन्फ्लिक्ट इरेज रहेगा, उनकी थिंकिंग और एल्डर की थिंकिंग जो है ना वो मैच नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें आपने एचआर ने इन चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, उसके बाद अपनी वर्क फोर्स को क्या करना होता है, डिवाइड कर देता है ग्रुप्स के अंदर, और फिर सेम ग्रुप के लोगों को जो है ना सेम वर्क में दिया जाता है ताकि अच्छी आउटपुट हासिल कर सके। How diversity overcome by HRM as organizations become more diverse? Employers have been adapting their human resource practices to reflect those changes. ठीक हो गया बात हो गई पहले। Some like Coca-Cola, IBM, FedEx actually conduct cultural audits to ensure that diversity is perceived इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया जाता है, कल्चर ऑडिट करवाया जाता है इसका कि हम ये देखें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस कल्चर के लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं और कितना कल्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त इन्वॉल्व है। क्या उस कल्चर कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी प्रोडक्शन पे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे गोल पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। जाहिर बात है जितना कन्फ्लिक्ट इरेज होगा, जितनी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इरेज होगी, अगर एचआर उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसका एनालिसिस नहीं करेगी तो वो लॉस में जाती रहेगी। अब ये फेडेक्स की डाइवर्सिटी मिशन स्टेटमेंट जो है ना वो मैंने कोट की है यहाँ पे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट बनाई है, फेडेक्स इंटरनेशनल कंपनी है। ओवर डाइवर्स वर्कफोर्स, suppliers base and supporting culture enable FedEx to better serve our customers and compete more effectively in the global marketplace। उन्होंने कहा कि हमारी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ही हमारी पावर है, ये हमें मदद करती है कि किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। जिस तरह का कस्टमर होगा हमारे पास वैसी वर्कफोर्स अवेलेबल होगी, हम उस कस्टमर को उसी वर्कफोर्स के साथ अटैच करके उसको बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। We value the contribution and perspective of all employees regardless of race, gender, culture, religion, age, nationality, disability और sexual orientation। हम इस चीज़ की जो है ना वो कोई परवाह नहीं करते। हम क्या करते हैं, जिस तरह के लोग होंगे उस तरह का उन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके फिर काम करेंगे। वी विल स्ट्राइव इन आवर वर्क प्लेस practices to deal with our employees, customers, suppliers in a fair and ethical manner। तो ये उन्होंने अपनी एक डाइवर्सिटी स्टेटमेंट बनाई हुई है, मतलब इतना इंपॉर्टेंस देते हैं ये डाइवर्सिटी को कि इस पे नजर रखने की जरूरत है। अब आगे आ रहा है जी, आई थिंक ये लास्ट इसका होगा स्कोप का, वर्क लाइफ बैलेंस। हर बंदा ये चाहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, जहाँ पर वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो इतना टाइम दे कि वो अपना बाकी टाइम दूसरे अपने अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को दे सके। ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही वो सारा दिन काम करता रहे और वहाँ से इतना इंगेज हो जाए कि वो उसको जब उससे बेस्ट ऑप्शन मिले तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे। ये नहीं होना चाहिए। एचआर ने ये भी देखना है कि किस बंदे में कितनी क्वालिटी है और उसको कितना जो है ना मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है कि जिससे वो बदजन भी ना हो और काम भी करता रहे। विद द एडवांसमेंट ग्लोबलाइजेशन
employees increasingly recognize that work is squeezing out their personal lives and they are not happy about it. जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है वैसे वैसे लोगों की थिंकिंग भी बढ़ती जा रही है, तो लोग यही सोच रहे हैं कि कहाँ पर हमें बेहतर इन्वायरमेंट, बेस्ट अपना टाइम देकर हम जो है ना मैक्सिमम उससे हासिल कर लें। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एम्प्लॉयज़ जो होती हैं वो भी जो है ना कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में रहते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया जाए अपने कैरियर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, an employee's relationship with her manager used to be the number one reason for leaving an organization. Now, the reason most cited is lack of employer work schedule flexibility. In addition, the next generation of employee is likely to have similar concern. A majority of college and university students say that attaining a balance between personal life and work is a primary career goal. तो कुछ जो नई ऑर्गेनाइजेशन, नए जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं या जो नए स्टूडेंट्स बनेंगे एम्प्लॉय, उनका तो प्राइमरी गोल ही ये है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस ये भी एचआर ने ही देखना है, एनालिसिस करना है कि हमारा टाइम ठीक है, हमारा जो है ना वो एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी का, कैसे बैलेंस किया जाएगा। डाउन साइजिंग करके भी हो सकता है। डाउन साइजिंग क्या होती है कि जहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वहाँ पर 2 ही हों, वहाँ पर 4 ना हों। ठीक है, कंपनी का भी बेनिफिट देखना है, एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट देखना है। राइट साइजिंग डाउन साइजिंग से मिलता जुलता ही है। डाउन साइजिंग तो एम्प्लॉय निकाल दो, राइट साइजिंग क्यों निकाल दो, क्योंकि हमें चाहिए इतने, हमें इतने ही रखने हैं। राइट साइजिंग में हम और भी रख सकते हैं या हमें जो चाहिए वो निकाल भी। राइट साइजिंग का मतलब जो साइज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए जितने बंदे रिक्वायर हैं उतने ही बंदे अपॉइंट किए जाएं। तो ये काम करके भी आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है, वहाँ पर 2 हैं तो 2 लगे हैं, आपको वहाँ पे 4 होने चाहिए तो आप वहाँ पे 4 हायर करें। तो इससे भी क्या होगा, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। जो काम पहले 2 कर रहे थे अब 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो उनको मेंटली तौर पे सुकून आ जाएगा। वो मेंटली तौर पर जब सेटिस्फाई होंगे तो फिर वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे सकेंगे। तो ये भी एनालिसिस करना एचआर का काम होता है कि वो देखें वर्क जो लाइफ बैलेंस चल रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग कर लें। अगर आपके परमानेंट एम्प्लॉय आपको नहीं मिल रहे, आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लें। सेंडिंग वर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू बी डन बाय इंडिविजुअल्स नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। कॉन्टीजेंट वर्कफोर्स, कॉन्टीजेंट वर्कफोर्स का मतलब कि अचानक ज़रूरत पड़ गई है, अब लोगों को आपने डेली वेजेस पे हायर कर लिया, तो वो कॉन्टीजेंट आपकी वर्कफोर्स कहलाएगी। The part-time, temporary and contract workers used by organization to fill peak staffing needs or perform work not done by core employees. core employees इसके ऑपोजिट, एक तो आपके पार्ट टाइम बंदे हैं और एक कोर एम्प्लॉय मतलब आपके जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो आपके मैनेजमेंट है, परमानेंट एम्प्लॉय आपकी वो क्या होगी, कोर एम्प्लॉय होगी। तो ये आज हमने देख लिया, एक छोटा सा स्कोप था एचआरएम का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लें। मैंने डिटेल में इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि हमारा ये एक क्वेश्चन की सूरत बन जाए, हमें अगर कुछ लिखना पड़े इसमें तो हमारे पास मटेरियल हो। बाकी इसकी जो बुक है वो मैंने एचआरएम की बुक ली है, स्टीफन पी रॉबिन्स की, जो एमबीए और एमकॉम में पढ़ाई जाती है और बीबीए बीकॉम्स ऑनर्स में ये पढ़ाई जाती है बुक, उसमें से ये टॉपिक तैयार किया गया है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट से वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, वो ले लें। नहीं तो मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको उसमें से जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो क्लियर किए करवाए जाएँ। एचआरएम में से इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है, सिर्फ गिनती के 4 से 5 टॉपिक होंगे जो एचआरएम में से दिए हैं, तो उसके बाद फिर एचआरएम क्लोज हो जाएगा। तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।